तो रण बांकुरे तैयार हैं, रण भी तैयार है, तारीख भी मुकर्रर है और चुनाव के नतीजों का दिन भी मुकर्रर है। मगर ठीक लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की जो रणबेरी बजी है उसने सियासी दलों के लिए टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए इस बार यह चुनाव आसान है। भले ही लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर उत्तराखंड की बीजेपी ने कब्जा जमाया, मगर उपचुनाव में समीकरण कुछ बदले बदले से है। कांग्रेस कह रही है कि हार से हम सीख ले रहे हैं, बीजेपी पैराशूट कैंडिडेट उतार रही है। तो क्या वाकई इतना आसान है मंगलोर और बद्रीनाथ सीट का समीकरण? आज उसे ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। बद्रीनाथ सीट लखपत बड़ोला और मंगलोर की सीट काजी निजामुद्दीन। यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, समझेंगे कि लड़ाई कितनी दिलचस्प है। तो लीजिए जनाब, कांग्रेस ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। जैसी उम्मीद की ठीक वही हुआ। कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट पर लखपत बड़ोला और मंगलौर सीट पर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में बीजेपी को वॉकओवर नहीं देंगे। जबकि बसपा ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए मंगलौर सीट पर दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने इस उपचुनाव को लेकर मंगलौर सीट पर पैराशूट कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ सीट पर पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब रण बांकुरों के ऐलान के साथ उपचुनाव की लड़ाई भी तेज हो गई है, जिसमें बद्रीनाथ सीट पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में, जबकि मंगलौर सीट पर पहली बार मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। बीजेपी ने इस सीट पर करतार भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश की है। राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ होकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कांग्रेस के विचारों के प्रति, कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति, कांग्रेस के क्रियाकलापों के प्रति उनकी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ने की उनकी इच्छा, नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का उनकी इच्छा, इस कारण से पार्टी में शामिल हुए। देखिए, कांग्रेस पार्टी दोनों उपचुनाव को लेकर के गंभीर है और हमने सभी वरिष्ठ नेताओं से, दोनों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद जो है पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया और मुझे उम्मीद है कि आज देर शाम तक जो है प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। और वैसे भी हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द को उठाने का काम कर रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर शासन प्रशासन और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होने लगा है। गुजरते दिन के साथ भाजपा और कांग्रेस भी अपने जीत के दावे करने लगी, जबकि जनता जनार्दन सब देख रही है। लेकिन उत्तराखंड का मिजाज बड़ा अलग है। यहाँ पर पहाड़ की राजनीति और मैदान की राजनीति दोनों ही अलग है। ऐसे में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, नतीजे कुछ भी हो, मगर ये तो तय है कि सूबे की सियासत इस उपचुनाव के नतीजों के बाद जरूर करवट लेगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। पहाड़ और मैदान की सियासत अलग अलग है, जुदा जुदा है, समीकरण अलग है, मिजाज अलग है और वोट डालने वाले जो चेहरे हैं वो भी
समीकरण के लिहाज से सियासत को साधते हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं और उत्तराखंड में राज्य मंत्री भी हैं। साथ साथ शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। नरेंद्र सेठी साहब हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत को बाखूबी देखते और समझते आए हैं। तो सेठी जी, राजनीतिक मेहमानों के पास हम बाद में रुख करेंगे, पहले शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा मैं। जैसा दिख रहा है क्या ठीक वैसा ही है या फिर मिजाज समीकरण कुछ बदले बदले से है बद्रीनाथ और मंगलोर में? देखिए तिलक जी, पहली बार ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस लड़ाई करने के मूड में है और बिल्कुल कंपटीशन में शामिल होने की स्थिति में है। तो कांग्रेस ने पहली बार ऐसा जाहिर किया है और एक तो समय से अपने प्रत्याशी भी उन्होंने घोषित कर दिए हैं और साथ ही में जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत लेट कर दिया था प्रत्याशी घोषित करने में, इस बार प्रत्याशी घोषित करके और साथ ही निर्विवादित चेहरों को वो मैदान में उतारकर भाजपा के लिए जो पूरा कंपटीशन है, पूरा चुनाव है, वो कठिन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन साथ में रोचक इसलिए बना दिया क्योंकि भाजपा की दाव इस समय प्रतिष्ठा दाव पर है। प्रतिष्ठा कांग्रेस की दाव पर नहीं है, क्योंकि उनको जो सीट रिटेन करनी है वापस, अगर ये वाली सीट भाजपा से फ्लिप हो जाती है तो कांग्रेस का वजूद बढ़ने के साथ साथ एक बीजेपी के लिए सेटबैक होगा और बीजेपी किस कदर इसको पूरा मैनेज कर रहा है, क्योंकि 2 सीट हैं, दोनों ही विपरीत समीकरण है। एक है धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बद्रीनाथ वाली सीट और दूसरा, लेकिन तो प्रत्याशियों का अपना अस्तित्व, खास तौर पर अगर हम बात करते हैं राजेंद्र भंडारी की, उनका एक अलग ऑरा रहा है। बढ़ाना की बात करें तो उनका एक अपना ऑरा रहा है। तो ये जो प्रत्याशियों की जहां तक बात है, ये कितना प्रभावित करेंगे इस चुनाव को? देखिए, राजेंद्र भंडारी के साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो एक तरीके से उनके ऊपर जो डिफेक्शन वाला है, मतलब पार्टी को जिस दल से चुन के आए उसको परित्याग करके आप दूसरे का दामन थाम लिया, तो वो एक फैक्टर इफेक्ट करेगा। लेकिन वो वाला फैक्टर यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा, मंगलोर में भी। मंगलोर में भडाना जो है उनको पैराशूट कैंडिडेट के रूप में कह रहे हैं, तो ये समीकरण जरूर प्रभावित करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कांग्रेस कितना संगठित होकर चुनाव को लड़ती है, क्योंकि इसी के बूते पर ही कांग्रेस आगे अपनी नैया पार लगा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ये बड़ी बात आपने कही, अगर एकजुट होकर लड़े तो, मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि उत्तराखंड कांग्रेस हारती नहीं, अपने ही हरा देते हैं, बाकी तो बाद का काम। भसीन साहब, अब तो स्थिति स्पष्ट है, पहले भी वैसे लगभग पिक्चर साफ थी, लखपत बड़ोला और काजी निजामुद्दीन, लेकिन अब तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। तो किस तरह से देखते हैं आप इस मुकाबले को? एक तरफ आपका पैराशूट कैंडिडेट मंगलोर में और दूसरी तरफ बद्रीनाथ में वो कैंडिडेट जो किसी के सगे नहीं रहे, मतलब राजनीतिक लिहाज से जो उनका रिकॉर्ड रहा है। मैंने के साथ कहा कि जो दोनों सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों? मैं इस बात दोबारा कि हम बद्रीनाथ की सीट भी जीतेंगे और मंगलोर की सीट भी जीतेंगे, और उसके पीछे कारण बहुत सीधा सा है कि अभी बद्रीनाथ जी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें तो निश्चित तौर पर जो है हम आगे रहे और सीट हम उससे पहले राजेंद्र भंडारी वहां से रहे, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है वहां पर बिल्कुल बदली हुई है, वो भाजपा के पक्ष में है और राजेंद्र भंडारी जी की उपस्थिति से स्थितियां और अधिक अनुकूल भाजपा के हुई है। नहीं भसीन साहब, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति, आप जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में दोनों वोटर जो है उनका मिजाज अलग अलग होता है ना? आपकी बात सही है तेरी, लेकिन मैंने जो कहा आपसे कि जो अभी करीब कुछ दिन पहले की बात, तो बहुत पुरानी बात नहीं है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना वोट दिया है, तो मोदी जी या गांधी जी के चिन्ह पर उन्होंने कमल के फूल पर अपना वोट दिया है, तो भाजपा के पक्ष में है, और जो राजेंद्र भंडारी जी को चाहते भी हैं, तो वे सभी लोग दोबारा से जो है वो बद्रीनाथ सीट पर भाजपा को जो है विजयी बनाने वाले नहीं, जैसे भंडारी जी से पूछे जनता कि भाई आप किसी एक के तो हुए नहीं, 2007 में आप चुनाव जीते निर्दलीय, आपने खंडूरी जी को समर्थन दे दिया, आप बन गए खेल मंत्री, 2013 के बाद फिर आप भगोड़ा जी की सरकार में आ गए, आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और फिर उसके बाद 2022 में फिर बदल गए। इस बात की क्या गारंटी भंडारी जी को फिर? और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक अच्छा दाव खेल दिया, जो कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने डंडा और झंडा उठाया उसे ही रण में उतार दिया। भसीन साहब बताइए, जनता तो पूछेगी ना आपसे कि नहीं? तिलक जी, आप उत्तराखंड की बात ही कर लीजिए कि आपके कांग्रेस के अंदर जो यशपाल आर्य जी हैं, पहले कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर कांग्रेस में चले गए, तीनों बार जीत गए।
तो ये स्थितियां अलग रहती हैं। तो ये जो चीजें चलती रहती हैं कि निश्चित तौर पर समीकरण अच्छा, अलग। आप कह रहे हैं कि दल बदल का कोई असर नहीं पड़ता? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल दल बदल की बात नहीं है, केवल कैंडिडेट के ट्रैक रिकॉर्ड की बात नहीं है। प्रश्न ये भी है कि किस दल से खड़ा है और किस दल का नेतृत्व करता है। अच्छा, जो आपके साथ खड़ा है वो दल बदलू नहीं है? नहीं, मैं देखिए जो आया और गया वो सीधी बात। आपने भसीन साहब अधूरी बात बोली। यशपाल आर्य जी आए, आपने उनको रातों रात टिकट दिया, उनको ही नहीं दिया, परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए संजीव आर्य को भी टिकट दिया आपने। ये पूरी बात क्यों नहीं कहते आप? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों जीते ना, आप बात हाँ, तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं भसीन साहब, आपने अधूरी बात बोली। आपने कहा कि हमने उनको टिकट नहीं दिया, आपने सिर्फ उनके बेटे को भी टिकट दिया, बोले कि यहाँ परिवारवाद को आगे बढ़ाओ, एक टिकट आपकी एक टिकट बेटे की, जाओ डन। मेरी बात तो आपने पुष्ट कर दी। तो मैंने कहा ये लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, जीते थे, और दोनों के दोनों पिता पुत्र वापस कांग्रेस में चले गए। सर, मंगलोर के आपके कार्यकर्ता देख और सुन रहे होंगे जिन्होंने डंडा और झंडा उठाया। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया सर आपने वहां। देखिए ऐसा है तिलक जी, ये चिंता जो है निश्चित तौर पर पूरा सोच समझ करके पार्टी ने ली है, निर्णय लिया है। और भलाना भी कोई छोटा चेहरा नहीं है। सर, छोटा या बड़ा चेहरा नहीं है, आपके यहाँ कार्यकर्ता होते हैं, चेहरा नहीं होता। आपके यहाँ सिर्फ एक ही चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मैं नहीं कहता, ये आप कहते हैं। मैं ये भी या तो आप बोल दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ। आपके यहाँ अच्छा सर, संगठन सर्वोपरि है या फिर चेहरा? बोलिए आज। मैं बोलता हूँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है, और इसीलिए जो संगठन निर्णय लेता है तिलक जी, उसको कार्यकर्ता स्वीकार करता है। सर, ये तो आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, कि जो अगर निर्णय ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं की मंगलोर में कमी थी आपके पास, तो इस बात को स्वीकार करिए, बात खत्म हो। कहीं कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कमी थी, आपने तभी तो पैराशूट कैंडिडेट को उतारा। पैराशूट के चिंता तो भाजपा ने करनी है अपने आप में। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कर्मठ कार्यकर्ता का बार बार बात कह रहे हैं, उस बात पर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो कर्मठ कार्यकर्ता वो पार्टी के निर्णय को स्वीकार भी करता है और अब भी स्वीकार कर रहा है। ठीक, वसीम सर, मंगलोर में जाकर एक बार बात करिए ना अपने कार्यकर्ताओं से, वो आपको बताएंगे। बंद कमरे में करिएगा, सबके सामने नहीं, वो बताएंगे आपको अपनी पीड़ा। शीशपाल जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि सेठी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है दोनों सीटों पर। ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी कह रही है कि एक तरफा हो जाएगा, ये वाला मामला है नहीं। सेठी जी के मुताबिक वो कह रहे कि अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी तो, मतलब समझ रहे ना, जो सबसे बड़ी बीमारी है उसकी तरफ उन्होंने अंकित किया। तिलक जी, सेठी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित तौर पर उनका जो सुझाव है वो अमूल्य है। और कांग्रेस पार्टी पहले से ही दोनों चुनाव को जीतने को लेकर के गंभीर है और सभी वरिष्ठ नेता भी वहां कैंप करेंगे। सभी विधायकों की ड्यूटी भी वहां लगाई जा रही है। जो वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हैं उनको भी जो है जिम्मेदारियां दी जा रही है। और आप इस बात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि CWC की बैठक से सीधा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी देहरादून नहीं आए, वो सीधा बद्रीनाथ पहुंचे। 2 दिन उन्होंने वहां कैंप किया, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, उसके बाद पर्यवेक्षक मंडल का गठन किया और उनको अगले ही दिन जो है वहां भेजा और पूरी जो है राय शुमारी करके जो है हमने प्रत्याशी तय किया है। कार्यकर्ताओं की डिमांड पर जो है मैं आपके कैंडिडेट पर सवाल नहीं उठा रहा, अच्छे कैंडिडेट है, दोनों जगह अच्छी है ना। आपने ईमानदार कर्मठ जो दल बदलू नहीं है, कम से कम उनको टिकट दिया, ये अच्छा उदाहरण पेश किया। लेकिन जो आप बता रहे हो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष की सुनते हैं क्या बड़े नेता? निश्चित तौर पर देखिए, हमारी जो प्रदेश प्रभारी है आदरणीय शैलजा जी, वो लगातार जो है जूम मीटिंग से जो है फीडबैक ले रही है। दिक्कत तो यही है ना सर, आपके यहाँ जूम से बाहर नहीं निकलते हो आप लोग जूम तक सीमित रहते हो। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि मैंने अपने बड़े नेताओं से कहा चुनाव लड़ो, उन्होंने कहा ना 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 हम नहीं लड़ेंगे, बोला ना उन्होंने। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष की सुनते कहा ये मठाधीश जो बड़े नेता? नहीं तिलक जी, देखिए राजनीति में कई बार जो है कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जिससे सभी सहमत नहीं होते, लेकिन वरिष्ठ नेता भी पार्टी हित में चिंतन मंथन करते हैं। और निश्चित तौर पर जो है हर बार ऐसा नहीं होता कि सभी कार्यकर्ताओं की मन की हो जाए, लेकिन इन दोनों उपचुनाव को लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी एकमत है, एकजुट है। और निश्चित तौर पर मैं ये आपके चैनल पे नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्टी के अंदर जो बात चल रही है, जो लगातार बैठकें चल रही है, जो तैयार आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, सेठी जी भी यही है ना, देख लेंगे। निश्चित तौर पर जो प्रचार करने जाएंगे वो जूम से तो नहीं करेंगे ना प्रचार?
नहीं, निश्चित तौर पर वहीं हाँ। पर कैंप करके करेंगे। हाँ, वहीं पर ही कैंप करके, जैसे आपने कहा आपके प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात बोली है कि हमारे विधायक, कार्यकर्ता और बड़े नेता जाकर कैंप करेंगे। ठीक। अच्छा बिशी, ये जो रोला चोले वाली कहानी है, जल्दी से बताइएगा। जो बात वसीम साहब कह रहे थे, कह रहे जैसे उदाहरण के तौर पर भंडारी जी का तो इतिहास जानते हैं आप, वो तो अपने दम पर चुनाव जीतना जानते हैं, टिकट तो बाद में, यही रहा ना इतिहास। तो कैसे कॉम्पिटिट करेंगे? और भड़ाना जी का तो अपना हरियाणा में, जब फिर यहां क्यों नहीं, कैसे? देखिए तिलक जी, वसीम साहब की बात का जवाब ये है कि अगर भड़ाना जी इतने प्रभावशाली होते जितना ये बता रहे हैं, तो वो फरीदाबाद में कुछ जलवा दिखाते, हरियाणा में कुछ जलवा दिखाते। वो कई पार्टियां बदल करके जो है यहाँ मंगलोर नहीं पहुंचते। भाजपा जो प्रचार प्रसार कर रही है, निश्चित तौर पर बाहरी प्रत्याशी है, धन बली जरूर है, लेकिन जनता के बीच उनका क्या काम है, जनता के बीच उनकी क्या लोकप्रियता है? भाजपा का कार्यकर्ता भी बता देंगे वसीम जी आप। उन्होंने कर्मठ कार्यकर्ताओं के सिर पर जो है उनको सौंपने का काम किया है। और बद्रीनाथ में आप देखिए, जो निवर्तमान विधायक है वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोग के गए हैं, बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का अपमान करके गए हैं। तो बद्रीनाथ की जनता उनको सबक सिखाने के मूड में है, और उसका उदाहरण है कि लोकसभा चुनाव में उन्हीं के गांव में जो है ये वो भाजपा को जीत नहीं दिला सके, भाजपा वहां पीछे रही है। वो स्थिति अब पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की होने वाली है। लखपत बुटोला जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, वहां की जनता में उनकी लोकप्रियता है, और कार्यकर्ताओं की जो है इतनी लोकप्रियता है उनके बीच। वसीम साहब, बार-बार शिवपाल जी जो है ना, वो कह रहे हैं कि वो दल बदलू, मतलब वो गद्दार टाइप का जो 2016 में हुआ था, वो इस टाइप के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वसीम साहब वो कह रहे हैं कि इस बार जनता ऐसे लोगों को मौका नहीं देगी। मैंने उनको समझाया कि राजेंद्र भंडारी जी कैंडिडेट पहले हैं और सिंबल बाद में आता है उनके, हुआ ना ऐसा, कई बार हुआ। तो वो मतलब कहना वो चाह रहे थे कि जो उनकी पत्नी पर जो आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे, वो तो पाप धुल गए उनके, आप लोगों के मुताबिक, लेकिन जनता जो है उसको दूसरे नजरिए से देखेगी। जवाब दीजिए वसीम साहब। पहली बात तो तिलक जी ये है कि हमारे कांग्रेस बगल जो जिनको एक गद्दार यहाँ पर बोल रहे हैं, तो कितने गद्दार इन्होंने अपने यहाँ पाले। अगर उसी परिभाषा को मैं लेकर के चलूं तो बहुत गंभीर स्थिति में कांग्रेस खुद आ जाएगी। तो कांग्रेस के अंदर तो क्या स्थितियां हम सब जानते ही है। दूसरी जहाँ तक राजेंद्र भंडारी जी की बात है, तो राजेंद्र भंडारी जी एक जमीनी नेता है, और आपने पिछली डिबेट में इस बात को पूरा खुलासा किया था कि राजेंद्र भंडारी जी का अपना एक जनसंपर्क है, उनका एक अपना जनता में प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर जहाँ एक और हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी तो है ही है, मुख्यमंत्री धामी जी भी है, वहीं पर राजेंद्र भंडारी जी कैंडिडेट के लिए बहुत सशक्त है। मैं किसी कांग्रेस के मित्र के मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत मजबूत स्थिति में हमारे कैंडिडेट बद्रीनाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित तौर पर, और हमारे कैंडिडेट जो है राजेंद्र भंडारी जी वो भारी बहुमतों से। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी जी गंभीर नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन कुछ समय पहले ही ये उनको सबसे भ्रष्ट बता रहे थे, सबसे अयोग्य व्यक्ति बता रहे थे, उनकी पत्नी पे मुकदमे दर्ज कर रहे थे, राजेंद्र भंडारी जी पे मुकदमे दर्ज कर रहे थे, गिरफ्तार की तलवार उन पर लटकी भी थी। तो बताए ना क्या डील हुई, तो रातों रात जो है इनके लाडले हो गए, इनके लिए वो लोकप्रिय हो गए, जिनको ये जो है उनकी आंख से नहीं देख पाते थे। तो भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है, देखने का जो नजरिया है, वो केवल जो है सत्ता के लिए बदलता है, जीत के लिए बदलता है। लेकिन बद्रीनाथ की जनता इनकी तरह नहीं है। वो आज की परिस्थितियों को देख करके निश्चित तौर पर भंडारी जी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और मैंने उदाहरण दिया, लोकसभा चुनाव का अगर आप रिजल्ट देखें 2019 का और 2024 का, तो आपको स्थितियों का जो है अंदाजा हो जाएगा। लखपत बुटोला जी निश्चित तौर पर जो है राजेंद्र भंडारी जी को जल्दी से, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कि जो शिवपाल जी कह रहे हैं, पहली बात तो मैं उनसे ये कहूंगा कि इस समय जनता किसी को दंड देने के मूड में नहीं है। अभी लोकसभा के अंदर दंड देना होता तो बद्रीनाथ की सीट पर भी हमारे जो प्रत्याशी लोकसभा के थे वो पीछे रह जाते, लेकिन हमारे और नहीं है, तो जमीनी संपर्क वाले तो है ही। वही सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो लोक जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसके नेतृत्व के साथ है। तो निश्चित तौर पर बद्रीनाथ की सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वोट पड़ेगा, कमल पर वोट पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय धामी जी के नाम पर वोट पड़ेगा, और भंडारी जी के नाम पर। चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ोगे आप?
कि देखिए ऐसा है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा रहेगा, स्वामी जी हमारे प्रदेश के नेता और हमेशा रहने वाले, इसी प्रकार से भंडारी जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं तीनों का नाम लिया, तीनों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये सब जोड़ करके। ठीक सेठी जी, ये वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा, इसलिए भंडारी जी आराम से जीत जाएंगे। और मंगलौर में देखिए तिलक जी, जो इस समय लोकसभा में वोट का जो पैटर्न था और जो वोट शेयर था, उसमें कांग्रेस के पास ऑलरेडी एक तैयार बेस है। 1.17% वोट शेयर की बढ़ोतरी कांग्रेस को मिली है और इससे ही कांग्रेस उत्साहित भी है। अगर ये कहीं वोट शेयर थोड़ा नीचे गया होता तो आज कांग्रेस बुरे मन से लड़ती चुनाव, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो नई ऊर्जा है उसके पीछे कारण यही है कि जो लोकसभा चुनाव में 1.17% वोट शेयर की इजाफा हुआ है उससे कांग्रेस उत्साहित है। और दूसरा जो आपने खुद कहा और इस बात को पूरी जनता भी मानती है कि अगर पैराशूट कैंडिडेट का एक टैग है भडाना जी पे, तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है। वहां पे काजी निजामुद्दीन जो उनके नहीं, लेकिन सेठी जी वहां बीएसपी वाला फैक्टर भी तो है ना। और मैं डायरेक्ट कह देता हूं क्योंकि वहां पर फिर ध्रुवीकरण की सियासत का भी एक महत्व है और खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ जाएगा तो फिर तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है ना, जो वसीम साहब समझा रहे थे वो समझाए। उस स्थिति में बीजेपी अपर हैंड से आ जाएगी। लेकिन जो ऑफ लेट जो पीछे ये 5-6 साल में आपने पॉलिटिक्स देखी होगी कि जो सहानुभूति वोट वाला सेक्टर है वो अब किनारे हो गया है और हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता सहानुभूति वोट, लेकिन दोनों के वोट इस बसपा के वोट बैंक पर दोनों की नजर रहेगी, कांग्रेस की भी और भाजपा की भी। लेकिन ये देखना पड़ेगा क्योंकि काजी निजामुद्दीन स्वयं एक बहुत सौम्य व्यक्ति हैं और वो विधायक रह भी चुके हैं और जो वहां का मुकाबला है वो भी काफी मंगलौर का रोचक है और वहां का तो एक तरफा सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में और उसमें ये तय होना है कि वहां की जनता ने मोदी फैक्टर वहां पे इफेक्ट करेगा या दल बदलू इफेक्ट करेगा या समर्पित कार्यकर्ता को वो लोग आगे झंडा देके कहेंगे कि ठीक है आप हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए विधानसभा में, आप योग्य उम्मीदवार हैं। वसीम साहब, जो बात सेठी जी कह रहे हैं मैं उसी को ही आगे लेकर जा रहा हूं कि भाई जो आपके खासतौर पर मंगलौर वाले कैंडिडेट हैं जो आपने फरीदाबाद से बुलाया, जिनको कहा कि आप वहां मत यहां लड़िए और 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने, शायद मार्च में पार्टी ज्वाइन की, इतनी जल्दी तो सर प्रमोशन कहीं नहीं होता। आपने कहा कि भाई छोड़िए चुनाव प्रचार, सीधा चुनाव लड़िए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। तो ये बताइए कि जनता करतार भड़ाना को, मंगलौर की जनता 5 कारण बताइए जो वोट दे। तिलक जी मैं 5 नहीं और अधिक कारण बता सकता हूँ। नहीं, सिर्फ 5 बता दीजिए सर। बता तो पहले तो इस पर मैं आता हूँ, जो सेठी जी कह रहे थे, सेठी जी जीएसटी फैक्टर को टोटल निगेट करना चाह रहे हैं, तो सीधा कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस में है, जबकि हम जानते हैं कि जिसकी बात बीएसपी जीती थी और उनके कैंडिडेट की मृत्यु के बाद उनके बेटे को वहां पर टिकट दिया गया। नहीं वसीम साहब, हम जानते हैं जो टॉनिक आपको मिल रहा है वो वहीं से मिल रहा है, वो सेठी जी वो उस बात को दरकिनार थोड़ी ना कर रहे हैं। जो आपको जो जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है वो बीएसपी कैंडिडेट की वजह से दिखाई दे रही है, ये तो हम भी कह रहे हैं सर। और उसके आगे बढ़ते हैं हम। पहली बार जो लोकसभा पहली बार नॉर्मली क्या होता है, जब वसीम साहब बोलते हैं तो वसीम साहब जो बोल रहे होते हैं और जो चेहरा होता है दोनों मेल खाता है। आज पहली बार वसीम साहब कह कुछ और रहे हैं, शब्दावली कुछ और है, स्क्रिप्ट कुछ और है। और धड़ाना जी भारतीय जनता पार्टी के पक्षी भी है। और वसीम सर सुनिए ना, सुनिए क्या कह रहे हैं सेठी सर, बहुत बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, ये बहुत देर से मैं भी नोट कर रहा था। सेठी जी बोलिएगा एक बार दोबारा से। वसीम साहब आप इतिहास से बहुत गहरे शोधार्थी हैं, ठीक है। मैं भी सोशियोलॉजी का मैंने रिसर्च किया और मैं भी शोधार्थी हूँ और मैं आपका चेहरा पीछे 25 मिनट से पढ़ रहा हूँ। आज आपकी जो स्क्रिप्ट है और जो लाइव चल रहा है दोनों में बहुत लिपसिंग हो रहा है, बहुत तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, आपका चेहरा कुछ और कह रहा है। नहीं वो सेठी जी अब जानबूझ कुछ पढ़ना चाहते हो तो मैं नहीं कह सकता, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, तो मैं उनकी बात का सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से लाइन क्लियर रहती है, तो बिल्कुल दिशा मुझे साफ होती है, मैं कोई कंफ्यूज नहीं रहता। इसीलिए मैंने जो बात 3 दिन पहले तिलक जी आपके सामने रखी थी इस चैनल पर, वही बात मैंने आज भी कही नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। सेठी जी और इंक्लूडिंग मी, हम दोनों गलत सोच रहे हैं, चलिए हम मान गए आपकी बात, लेकिन अब 5 कारण बताइए।
तो मैंने आपसे शुरू में करतार कहा ना, भड़ाना जो आपने पैराशूट कैंडिडेट उतारा उसको मतलब वो चुनाव क्यों जीतेंगे? 5 कारण बताइए। मैं बताता हूँ आपसे। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे प्रत्याशी हैं, एक बात। भड़ाना जी का अपना व्यक्तित्व है। नंबर 2 बात, हमारा शीर्ष नेतृत्व। 3, हमारा प्रदेश नेतृत्व। 4, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा किए गए काम और केंद्र के द्वारा किए गए काम। नंबर 5, ये पांचों कारण मिलकर के, और संगठन वहां पर मजबूत है हमारा। और तीसरी बात यह कि लोकसभा के हमारे, अगर आपके जैसे लोकसभा में हुआ कि आपके अपने वोट डालने बाहर नहीं निकले, इस बार भी मंगलौर में ऐसा हो गया तो? बिल्कुल निकलेंगे। ये सब बातें हमारे सामने, नेतृत्व ने इसका मंथन भी किया है ना यहाँ सर? पर भी- मतलब मान रहे हैं ना कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं हो तो सामान्य पूरे देश में हुआ है, तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वो पूरे देश की कहानी है। नहीं सर, तो अगर मतलब- मंगलौर का कैंडिडेट कहीं दिल पर लगा गया कि भैया हमारा हक किसी और को दे दिया इन्होंने, और वो भी बाहर के प्रत्याशी को, बाहर के प्रदेश के चेहरे को, फिर क्या होगा सर? तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो संगठन के आदेश को मानता है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ता है। तो अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, कमल के लिए काम करता है। नहीं अपने सर, केंद्रीय- सर आरएसएस के इंद्रेश जी कह रहे थे अहंकार है ये जो आप बोल रहे हैं, उसको अहंकार इंद्रेश जी ने बोलते ये हैं। कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके इंद्रेश जी ने निर्देशन कहा में- था ये अहंकार की वजह से जो है 241 पर आ गए। मैंने क्या कहा उसका? इंद्रेश जी ने क्या कहा? यही कहा था सर। मोदी जी बहुत और उन्होंने- उनके नेतृत्व से देश आगे बढ़ा है, और ठीक। आगे और बढ़े। फाइनल कमेंट हमने- बीसी आपका। बीसी, अब आप बताइए 3 कारण कि भाई लखपत बड़ोला और काजी जी को क्यों? कैंडिडेट अच्छे उतारे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मैं अभी भी उस बात पे हूं, सेठी जी ने जो कहा मिलकर चुनाव लड़ोगे तो जीत भी सकते हो। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। हरिद्वार में आप देखिए कि किसानों के बकाया भुगतान के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, पद यात्राएं की, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम किया। तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ है। और काजी निजामुद्दीन पिछला चुनाव बसपा के प्रत्याशी से मात्र 400 वोट से हारे थे। बोल जाओ इसे 20 वहाँ से की चलते जनता भी चलते एक जानती बात, है और बुरा जनता तो नहीं का मानोगे? मलाल है। और 20 बद्रीनाथ में स्थानीय मुद्दे इतने ज्यादा है, चाहे वो जोशीमठ आपदा का मुद्दा हो, चाहे हाँ। सरकारी महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे गैरसैंण में घाट की महिलाओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो, ठीक, चाहे जो सेठी जी एनटीपी प्लांट एक का मुद्दा एक हो, फैक्टर और है, सारे चलते मुद्दे चलते मैं बोल जाता हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। बीसी ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये थोड़ा सा इसको अवॉइड भी कर दीजिएगा बाद में। काजी जी और हरीश रावत प्लस भगवानपुर ममता फैक्टर, ये सब मर्ज कर लीजिएगा बीसी, मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, चलते चलते मन में आया तो मैंने कह दिया, है ना। ये हरीश फैक्टर, हरीश रावत, काजी निजामुद्दीन प्लस ममता राकेश, भगवानपुर। ठीक समझ रहे हैं ना मेरी बात? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी जी आपका भी, वसीम साहब आपका भी, बेश जी आपका भी। तो रण सज चुका है, रणबांकुरे तैयार है, सियासी तकरार है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।